बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान अरियाज़ गुल। एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिस पे मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैटर होम ऑफिस में या कोर्ट में पेंडिंग है या कोई आपको कोई डिटेल एडवाइस चाहिए, तो फिर मेरी आपको एडवाइस होगी कि आप प्लीज़ हमें ईमेल कर लें, या अगर कोई आपके पास पेपर वर्क है तो वो हमें आकर दिखा दें, ताकि आफ्टर गोइंग ऑल द पेपर वर्क वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू गिव एडवाइस। हमेशा की तरह तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त होती है कि जब प्लीज़ आपका हमसे फ़ोन कनेक्ट हो जाए, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें, और ताकि फिर हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ले सकें। इसी तरीके से कुछ लोगों के सवाल हैं, आज उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगेन जो तमाम हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, चाहने वाले या हमारे क्लाइंट्स, उन तमाम को मेरी तरफ़ से, मेरे ऑफिस की तरफ से, वीनस टीवी की तरफ से तमाम को गुज़री हुई ईद मुबारक। हमारी दुआएं आपके साथ हैं जो अपने टाइम गुजारा। आज जो डिस्कस करें टॉपिक के ऊपर, मेनली ये है कि दो चीज़ें चल रही हैं कि जो लोग यहाँ पे एज ए विजिटर हैं यहाँ पे, और अगर उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है बाय द 31 जून 2020 तक, उनके बावजूद अगर उनको किसी वजह से उनको ट्रैवल नहीं कर सकते या वापस नहीं जा सकेंगे, या कोई ड्यू टू अनफॉर्चुनेटली मेडिकल कंडीशन की वजह से कोई प्रॉब्लम आता है, या उनको ट्रैवल अरेंज नहीं होता, या जिस कंट्री में वापस जाना था वहाँ पे कोई जो उन्होंने कोई बैन आ गया है, तो इन सिचुएशन में आपके पास राइट है कि आप, गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न निकाल ली है कि आप उनको एक ईमेल करेंगे, अपना तमाम डिटेल्स, नेम, एड्रेस और आपका पासपोर्ट नंबर और वीज़ा नंबर आप लिख के उनको ईमेल कर दें और रीज़न बता दें। आपको वीज़ा ग्रांट नहीं होएगा, लेकिन एक ईमेल कन्फर्मेशन आपको आ जाएगी, और उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लेट से 4 वीक या 8 वीक डिले भी जाना पड़ता है, तो जो वीज़ा एक्सपायर होने के बाद यहाँ पे टाइम गुजारोगे, वो टाइम आपके लिए इलीगल या ओवरस्टे कंसिडर नहीं होगा। ये ड्यू टू पेंडेमिक की वजह से सबसे पहली ये बात है जो लोग विजिटर यहाँ पे हैं। इसी तरीके से दूसरा जो कंसर्न है काफ़ी सारे दोस्तों का, वो ये कि जो लोग स्टिल फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से वो होम ऑफिस की फ़ीस पे नहीं कर सकते, और वो अगर 10 ईयर्स की रूट के ऊपर या ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर या 7 ईयर्स चाइल्ड कंसेशन की पॉलिसी के ऊपर अगर वो एक्सटेंशन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उनके पास राइट है कि वो अपनी फ़ी वेवर की एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपको सिर्फ लास्ट 6 मंथ का दिखाना होगा कि मेरे पास जो हालात हैं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो रहा है या ड्यू टू एक्सटेंशन है, तो उनको फ़ी वेवर के लिए अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको भी अगेन होम ऑफिस काफ़ी पॉजिटिवली कंसिडर कर रहा है। थर्ड बात ये आ रही थी कि जो लोग यहाँ पे लिमिटेड लीव टू रिमेन के ऊपर हैं, उनके पास ना तो ब्रिटिश पासपोर्ट है उनके पास, ना उनके पास इंडेफिनिट है, तो क्या उनके पास बेनिफिट अलाउ नहीं थे, उनकी पोजीशन क्या है। अगेन ये जो कोरोना की अनफॉर्चुनेट जो वबा, या जिसको हम इसको पेंडेमिक बोल रहे हैं, ये नवंबर 19 में शुरू हुआ, इसको फिर स्पेशली ये मार्च में 2020 में इसमें जब लॉकडाउन में चले गए, उसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रिलीफ दिए हैं। उनमें से एक ये रिलीफ भी दिया कि जिन लोगों के पास आपको बेनिफिट या यूनिवर्सल कैटर अलाउ नहीं था, या उनको वीज़ा मिल गया लेकिन उस पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन थी कि वो किसी किस्म के गवर्नमेंट के या स्टेट बेनिफिट नहीं ले सकते, उनको भी उन्होंने प्रोविज़न दी है गवर्नमेंट ने कि अगर आपको बेनिफिट अलाउ नहीं है, आपके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है, आप एप्लीकेशन करते हो होम ऑफिस को, और काफ़ी सारे जो पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहे हैं, या मेरे ख्याल में जैसे लास्ट टाइम आपसे शेयर किया था कि जो गवर्नमेंट ने क्वार्टरली लिस्ट निकालते हैं, उसके मुताबिक तकरीबन 97 और 95% लोगों को वो ग्रांट कर रहे हैं, डिपेंड अपॉन देयर सर्कमस्टांसेस। और अच्छी बात यह है कि 28 डेज़ में डिसाइड कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आपके ये दो चीज़ें हों कि फ़ीस पे नहीं कर सकते, तो फ़ी वेवर अप्लाई कर सकते हो,
अगर आपकी लिमिटेड लीव है और आपके पास बेनिफिट अलाउ नहीं है तो आप बेनिफिट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। और थर्ड बात की है जो विजिटर है यहाँ पे, अगर उनका 20 जून को वीज़ा ख़त्म हो रहा है और वो ट्रैवल अरेंज नहीं कर सकते तो तब भी वो सिर्फ ईमेल करेंगे, ईमेल कन्फर्मेशन को मिल जाएगा और जो टाइम भी वो एक्स्ट्रा गुजारेंगे वो इलीगल या ओवरस्टे में काउंट नहीं होएगा। तो लेते हैं आज की फर्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हाय, नमस्कार। नमस्कार। जी नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन है कि यूरोप मेरे पास पोर्टुगीज पासपोर्ट है और मुझे इंडिया से मेरी वाइफ को बुलाना है इधर। राइट। तो या सो 30 जून के बाद कुछ चेंजिंग शुरू होगा या अभी मेरा प्लानिंग नहीं है, मुझे 30 जून के बाद प्लानिंग है, तो कुछ चेंजिंग होगा रूल्स? और एक वो क्वेश्चन है। हाँ यस यस यस। नहीं, आप सवाल पूछिए फिर मैं आंसर इकट्ठे करता हूँ। सेकंड सवाल क्या आपका? ओके। और दूसरा क्वेश्चन था, अभी कुछ नया रूल्स आने वाला है कोई इंडिया से अंडर अंडर 30 एज का समथिंग कुछ, उसके लिए क्या नया रूल्स है, उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट? मेरा आपसे सवाल है कि आपकी शादी कब हुई है जी? शादी मेरी हुई है दिसंबर से पहले, 2020 में। ओके, दिसंबर से पहले। थैंक यू। अच्छा कि आपको भी मेरे ज़्यादा अवेयरनेस है। जो सवाल मैंने पूछा था आपने आंसर कर दिया। देखिए, जो लोग यूके के अंदर रह रहे हैं यूरोपियन नेशनल, अगर वो अब अपनी वाइफ को इनवाइट करेंगे या स्पॉन्सर करेंगे टू कम इन द यूके एज अ डिपेंडेंट, अब दो उनके ऊपर चीज़ें चेक हो रही हैं। अगर तो उनकी जो मैरिज है या जो रिलेशनशिप है इज़ डन हैपन बिफोर द दिसंबर 31 दिसंबर 2020, तब तो वो यूरोपियन लॉ के अंदर आएंगे और उनके भी ऊपर एक कंडीशन है कि वो 30 जून से पहले पहले अप्लाई करेंगे। तो अगर आपने 30 जून से पहले पहले यूरोपियन डिपेंडेंट के तौर पे यूके में आना है और आपकी शादी दिसंबर से पहले हुई है तो यस, आप क्वालिफाइड करोगे कि आपको यूरोपियन लॉ के तहत जो रिक्वायरमेंट वो पूरी करनी पड़ेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप एग्जेम्प्ट हो या आप फ्री हो। यू नीदर नीड टू बी एस्टेब्लिश थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया और नॉर यू नीड टू पास द इंग्लिश सर्टिफिकेट्स। तो आप बगैर इंग्लिश के या अगर इनकम कम भी होगी तो तब भी आप अप टू द 30 जून यहाँ पे आ सकते हो। लेकिन अगर कोई यूरोपियन यहाँ पे रह रहा है और उसकी शादी जो है, जो मैरिज है, वो 1 जनवरी के बाद में होती है 2021 में, तो फिर वो नए जो इंग्लिश लॉज हैं मीन कि उसकी वाइफ को इंग्लिश पास करना होगी, उसकी इनकम 18,600 इनकम करनी होगी और तब वो अप्लाई करेंगे। लेकिन जो लोग यूरोपियन हैं या कोई भी अब होंगे जो 30 जून के बाद अप्लाई करेंगे, अब तमाम को उनको एक ही लॉज है कि उनको इनकम 18,600 पूरी करनी होगी, इंग्लिश का सर्टिफिकेट होगा, रिलेशनशिप है, मैरिज सर्टिफिकेट है, सफिशिएंट अकोमोडेशन है। तो वो जो तमाम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर द एज ए स्पाउस ऑफ द ब्रिटिश नेशनल, वो आपको साथ अटैच करने होंगे फॉर द एप्लीकेशन। तो आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मेरा एक छोटा सा सवाल है यूनिवर्सल क्रेडिट के मुताल्लिक। जी फरमाइए। मेरी मिसेज के पास स्पाउस वीजा है और मेरा जब बेबी पैदा हुआ तो मैंने यूनिवर्सल टैक्स क्रेडिट अप्लाई किया था। उसमें जरा मिसेज की डिटेलें डालनी पड़ती हैं। राइट। मेरा और मिसेज दोनों का नाम लिखा हुआ उसमें अकाउंट में ना। तो मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो मैं अब जब मिसेज की एक्सटेंशन अप्लाई करूंगा 5 साल रूट पे मैं करना चाहता हूँ, मेरी एज पूरी है उस हिसाब से। तो इसमें कोई मसला तो नहीं होगा कि मैं यूनिवर्सल टैक्स क्रेडिट ले रहा हूँ, वो 10 साल पे मुझे डाल दें, आप कोई प्रॉब्लम नहीं वीजे में होगी? ये पूछना था आपसे प्लीज, मुझे इसका जवाब। राइट। ये देखें, दो चीज़ें हैं ये डिफरेंट। बाय बुक तो ये कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल हैं और आपने अपनी वाइफ को एज ए स्पॉन्सर यहाँ पे बुलाया और या स्पाउस को, तो आप जो 5 साल हैं उस वक्त ये इस्टेब्लिश करना कि आपके पास सफिशेंट सोर्स ऑफ इनकम है और आप विदाउट रिकोर्स टू द पब्लिक फंड यू कैन मेंटेन योरसेल्फ एंड योर स्पाउस। आप जब एप्लीकेशन करते हो तो आप अंडरटेकिंग देते हो, एफिडेविट में भी लिखा कि मैं बगैर बेनिफिट के अपने आप को गुजारा कर सकता हूँ। जब एक्सटेंशन आएगी तब भी ये सवाल जाएगा। अगर आपके फाइनेंशियल इस पोजीशन में जाती है कि आपकी इनकम कम है और आपको यूसी मिलता है, जो यूनिवर्सल क्रेडिट मिल रहा है,
या ये कहते हो कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो अब उसमें एक अनफॉर्चुनेटली जब फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे टिक आता है कि डू यू और योर पार्टनर क्लेमिंग एनी बेनिफिट, फिर लिस्ट आती है ए बी सी, उसमें हर में अपने टिक करना है। अब ऑफ कोर्स आपको वहाँ टिक करना पड़ेगा क्योंकि आप ले रहे हो, या अपना डालोगे या अपने मिसेज के नाम पे डालोगे, तो वन ऑफ द बोथ ऑफ कोर्स कर रहे हैं। अब इस पे बाय बुक देखा जाए तो दे कैन रिफ्यूज़, लेकिन बाय प्रैक्टिस ये देखा है कि ये होता नहीं है। अब एक सवाल ये है कि जो बहुत इसमें बेसिक प्रिंसिपल है वो ये कि आपने उसमें मेक श्योर करना कि आपने लाजमी बताना कि यस यू आर क्लेमिंग द बेनिफिट। ऑन द सेम टाइम आपने काउंसलर को भी लाजमी बताना है कि आपकी जो इनकम है वो 18,600, जो भी आपकी इनकम आप क्लेम कर रहे हो, हमारी ये इनकम है। अगर उस इनकम के होने के बावजूद वो आपको बेनिफिट दे रहे हैं तो यस, फिर किसी हद तक ये आर्गुएबल हो सकता है। लेकिन ये ना हो कि आपने 6 महीने कहा था पहले कि हमारी इनकम कम थी, आपको यूनिवर्सल केयर मिलना शुरू हो गए, अब आपका वीज़ा आ गया, आपने 6 महीने में अपनी इनकम पूरी कर ली, तो इट मीन्स इधर यू आर अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर रहे काउंसिल को, और या फिर आप होम ऑफिस से आप क्लियर नहीं कर रहे। तो इसलिए ये दोनों टेक्निकल सब्जेक्ट टू ईच अदर हैं, तो मेक श्योर करना ये बात हो जाए। और सेकंड, अगर आपकी इनकम 18,000 जब 20 हो गई है और आप बेनिफिट ले रहे हो तो आपके पास राइट है कि काउंसिल को बताओ कि हमारी इनकम सफिशिएंट हो गई है, हमारे बेनिफिट स्टॉप कर दो। अगर स्टॉप कर दोगे द डे ऑफ द व्हेन यू मेक इट एप्लीकेशन, द डे ऑफ द एप्लीकेशन, अगर आप कहीं क्लेम नहीं कर रहे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक, तो इसलिए क्योंकि जब आप एप्लीकेशन करोगे और उस दिन आपने अपने बेनिफिट स्टॉप कर लिए, कोई स्टॉप बेनिफिट नहीं क्लेम कर रहे, इनकम आपकी पूरी हो गई, और आपका सवाल आएगा कि डू यू क्लेम एनी बेनिफिट टुडे, वो उस दिन की बात की जाएगी। दोनों नो होएगा तो फिर आपको किसी किस्म के वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम रोमाना है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन ये करना था। तो मैं 2011 में स्टूडेंट आई थी, राइट, तो 2014 में मेरी शादी हो गई इधर। मेरे राइट, हस्बैंड ब्रिटिश थे, तो जब हमने आके वीज़ा चेंज किया अपना, और उस वीज़े पे गई, तो उन्होंने मुझे 2.5 ईयर का वीज़ा दिया था। तो मुझे पब्लिक फंड नहीं दिए थे राइट, उन्होंने, कोई मैं अप्लाई नहीं कर सकती कोई बेनिफिट। राइट। लेकिन अभी मैंने अप्रैल में दोबारा एक्सटेंड के लिए वीज़ा अपना भेज दिया है, तो अभी मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है। तो मेरा एक बच्चा है 2.5 साल का, और एक और आने वाला है माशाल्लाह। तो क्या ये मुझे पब्लिक फंड अलाउ करेंगे इस दफ़ा जब वीज़ा आएगा? तो इसका क्या? आप मुझे बताएं कि अब 2014 में आपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर लिया था, आपको तो 19 में आपने इंडेफिनिट क्यों नहीं अप्लाई किया? नहीं, 2014, क्योंकि मेरी थोड़ी सी अवस्था हो गई थी ना स्टूडेंट वीज़े की वजह से। तो राइट, फिर मैंने स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया था 2014 में। तो उन्होंने फिर मुझे वीज़ा दे दिया था 2.5 का। तो उन्होंने मुझे 10 ईयर के रूट में लिखा ठीक था कि ठीक। 10 ईयर के बाद आपको ना इंडेफिनिट मिलेगी यहाँ पे। और जो फर्स्ट वीज़ा मिला है अंडर द चाइल्ड कंसेशन, आपको कब मिला ऑन द बेस ऑफ चाइल्ड? 14 में या 15 में? वो मुझे मिला था 2018 में। ओके, काफी टाइम के बाद आया था वीज़ा तो मेरा। अब आपको 2028 में इंडेफिनिट मिलना है, राइट? जी, ओके, अब आपका सवाल क्या है जी फिर? कि अभी मैंने दोबारा अप्लाई कर दी है वीज़ा अपना, तो क्या वो मुझे बेनिफिट देंगे, पब्लिक फंड अलाउ करेंगे? आपने आपने फीस माफ़ी की एप्लीकेशन की थी मैडम? नहीं। ओके, राइट। ओके, अभी मैंने आज इंटरव्यू में बोला कि अगर किसी के फाइनेंशियल सर्कमस्टेंस ऐसे हैं कि वो अपने उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आपके पास राइट था कि आप अपनी फ़ीस एप्लीकेशन, फ़ीस एग्जामेशन या फ़ी वेवर एप्लीकेशन, उसको लफ्ज़ है प्रॉपर्ली, लेकिन हम एग्जामेशन बोल रहे हैं, तो फ़ी वेवर एप्लीकेशन की जा सकती थी ताकि आपको फ़ीस पे ना करनी पड़ती। लेकिन चलो, अगर आपने कहीं से बोरो करके या कहीं से पैसे लेके अपने पे कर दिया होम ऑफिस को, अब आप वेट करें, मोर लाइक चांस है कि वो आपको बेनिफिट अलाउ कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो आपके पास राइट है चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस एप्लीकेशन की जाए, और उसमें तमाम अपने हालात बता दिए जाएं, और आपको गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये काफ़ी ओपनली ये लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको बेनिफिट अलाउ हो जाएंगे। वो तमाम लोग जो यूके में इस वक्त 10 ईयर्स रूट पे रह रहे हैं
और अगर उनके हालात ऐसे हों कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम ना हो तो उनके पास राइट है, दे कैन मेक द एप्लीकेशन टू द होम ऑफिस, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस अलाउड टू द पब्लिक फंड। तो आपने एप्लीकेशन डालनी है, एक्सप्लेन करोगे सर्कमस्टांसेस को, और यस वंस दे ग्रांट द आपको परमिशन तो फिर कौंसल में जाओगे तो कौंसल आपके जो बच्चों की बेस पे या आपके हालात बना के वो जो जिस क्वालिफाइड करते होगी आप इनकम वो आपको ग्रांट कर देंगे। और इस इनकम का जब आप अगले 2-2.5 साल के बाद एक्सटेंशन अप्लाई करने जाओगे उस पर किसी किस्म का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने खुद एक पॉलिसी बनाई है कि अगर आपके हालात ऐसे हों तो आप पब्लिक फ़ंड क्लेम कर सकते हो। अभी भी आपकी जो इंडेफिनिट है वो 2028 में होना है, और अगर आप बेनिफिट लोगी तो तब भी आपका 2028 में होगा। 2.5 साल के बाद अगर आपको लगे कि आपके हालात फिर भी फाइनेंशियली उतने पैसे आ रहे हैं, कौंसल से वो खर्च कर रही हो, पैसे आपके पास नहीं हैं, आपको जॉब नहीं कर सकी, तो आप 2.5 साल के बाद जब एप्लीकेशन करोगे तो उस वक्त अगेन आपके पास राइट होगा कि अगर आपके हालात फाइनेंशियली ना अच्छे हुए तो आप फ़ी वेवर एप्लीकेशन करना, होम ऑफिस की फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी, ना आपको NHS पे करना पड़ेगा, और आपको फिर भी एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो ये अच्छा होता कि आपने पहले किसी डिस्कस किया होता या जिस वकील साहब ने किया, ऑफ कोर्स उसने आपको देखा होंगे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन एनीवे वेट कर लें, जो डिसीजन आए अगर बेनिफिट अलाउ हो तो फेयर इनफ, अगर ना हो तो बिल्कुल आपके पास राइट है कि आप एप्लीकेशन कर सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज गुल साहब। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। जी सर, मैं इटली से बात कर रहा हूँ, चौधरी यकीब। तो जी मेरे पास अभी ना खाता है सजोर्नो जो इटली के डॉक्यूमेंट है। राइट। तो मैंने 7-8 माह पहले भी कॉल की थी, लेकिन वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये विजिट, तो इसकी थोड़ी सी मालूमात लेनी है। ये फरमाइए मेरे भाई। लेकिन कोई मसला तो नहीं है इसमें, हालात कैसे जा रहे हैं इंग्लैंड के और इटली के, वीज़ा इजी लग जाएगा या थोड़ा सा टाइम इसमें चाहिए, अभी इंतजार करना पड़ेगा? एक और बात है कि मेरे कजन को पासपोर्ट मिला हुआ है, लेकिन वो भी उसने एंट्री की है इंग्लैंड में, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। उधर जो बंदे हैं वो बोलते हैं कि आप पहले बिजली का बिल अपने नाम कराओ या पानी का या गैस का, फिर आपका जो ना अगला जो प्रोसीजर है वो शुरू होगा। तो ये प्लीज रियाज गुल साहब बता दें। राइट। अगर जी ओके, पहली बात हम आपके डिस्कस करते हैं जो लोग यहाँ पे विजिटर आना चाहते हैं। ऑफ कोर्स ये एक इमिग्रेशन की कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज टू कम इन द यूके, राइट है, एनीबॉडी कैन कम इन द यूके फॉर विजिट द फैमिली एंड द टू विजिट यूके। बट आपको पता है कि आजकल हालात जो हैं वो ट्रैवलिंग बैन है, काफ़ी कंट्रीज़ में रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उसके बावजूद जो लोग डिफरेंट कंट्री से आ रहे हैं उनको 17 या 15 डेज क्वारंटीन करना पड़ रहा है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अगर तो आज ये एप्लीकेशन करते हो कि मैंने यूके में जाना है सैर के लिए, तो मेरे ख्याल में दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा होगा 2-3 महीने ठहर के करें, ताकि कम से कम थोड़े से ये हालात बेहतर हो जाएं। अगर आप कहते हो कि मैंने कोई इंतहाई पर्टिकुलर कोई पर्पज़ है, मेरी फैमिली को फंक्शन मैंने अटेंड करने आना, तो यस फिर आप अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मल हालात में क्या है कि अगर आप 2-3 महीने में जब हालात बेहतर होते हैं, ये पेंडेमिक से अल्लाह करे हमें सबको, इससे हमें महफूज भी रखे अल्लाह ताला सबको, और हमें इससे निजात मिल जाए, तो अब आहिस्ता आहिस्ता यूके के अंदर जो लॉकडाउन था वो ईज़मेंट की तरफ जा रहा है। ये बाय फेज़ इनको ओपन कर रहे हैं चीज़ों को। पहले इन्होंने कुछ चीज़ों पे नरमी की थी, अब आज बल्कि 17 यस्टरडे था, कल से काफ़ी सारी और रिस्ट्रिक्शन कम हुई हैं, और मोर लाइकली जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है यूके गवर्नमेंट की, ये 21 जून या एंड ऑफ जून तक ये प्लान है कि अगर नॉर्मल हालात पे ना आए तो कम से कम जो ओपन रिस्ट्रिक्शंस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगी। आप देख लेना, अगर जुलाई अगस्त में हालात अच्छे हुए तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अब विजिटर अप्लाई करने के जो अप्लाई करते हैं वो रेदर दे अप्लाइंग फ्रॉम द यूरोप और फ्रॉम द एशिया या किसी कंट्री से भी, उनके 3 मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नंबर 1, जो एप्लीकेंट है उसके यूके में आने का इंटायरली एंड सोली जो पर्पज़ है टू विज़िट द यूके एंड विज़िट द फैमिली, ये सबसे पहला सवाल।
सेकंड सवाल ये है कि ड्यूरिंग योर स्टे इन द यूके या आपकी आने जाने की टिकट, बोर्डिंग लोडिंग अनलोडिंग, ऑन टॉप ऑफ दैट आपका यहाँ पे स्टे और आपका जो फूड, क्या आप या आपका स्पॉन्सर इस पोजीशन में है कि विदाउट गोइंग टू द पब्लिक फंड आप अपने आप को मेंटेन अकोमोडेट कर लोगे? और थर्ड जो इससे सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने ड्यूरिंग योर विज़िट जो ऑथराइज टाइम है उसके अंदर अंदर वापस जाना है, क्योंकि आपके अपने कंट्री जहाँ पे आप रहते हो, जिसको बोलते हैं नेटिव कंट्री, और या जिस कंट्री में आपकी नेशनलिटी थी जो आपका है नेशनल कंट्री, इन दोनों कंट्री के अंदर आपकी सोशल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं कि आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते और अब यहाँ पे इलीगल या ओवरस्टे रुकोगे नहीं। अब तीनों चीज़ों के अंदर लेट्स से पहले पार्ट में आपने आ रहे हो, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका जॉब कर रहे हो वहाँ पे छुट्टी का लेटर होना चाहिए, आपका सैर करने का मकसद है यहाँ पे होटल बुक होना चाहिए, आपने यहाँ पे अकोमोडेशन करनी वो आपको प्रूफ होना चाहिए, फिर वापस जाने के आपने करना है तो आपके पास जो डेली या रेगुलर आपकी कॉस्ट आ रही है उसके अलावा आपके पास सफिशिएंट सेविंग होनी चाहिए कि अगर आप 4 वीक जहाँ रहोगे 2 लाख पाउंड 2000 पाउंड खर्च करोगे तो तभी आपके पास सफिशिएंट फंड्स है कि आपकी फैमिली और आपके बच्चे वहाँ पे अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने जाने का मकसद के लिए आपके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, फैमिली है, बिज़नेस है, कारोबार है, वो डॉक्यूमेंट्स लगाओगे तो विज़िट के लिए बड़ा जनरल सा कंसेप्ट है। उसमें जो बेसिक जो कंसेप्ट वो या प्रिंसिपल है वो जो केस वर्कर है उसकी लाइफ को इजी करने का एक ही तरीका है कि आप उनको तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके टेबल पे रख दें ताकि उसको आपकी फेवर में डिसीजन लेते हुए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए और वो कंफर्ट। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मैंने थोड़ी देर आपसे बात की थी इन्वेस्टर क्रेडिट के बारे में। ठीक। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जब अप्लाई किया था उस टाइम मेरी वेज मसलन 19-20 हज़ार, इस साल मेरी 23,500 वेज आई है, अप्रैल P60 मेरी बनी है। ठीक। तो मैंने दिसंबर में मेरा बेटा हुआ था तब अप्लाई किया, पहले मैंने अप्लाई नहीं किया था। तो वेज वो ज़रा हर माह देख के देते हैं ना, मेरी 1400-1500 के दरमियान नेट होती है मेरी महीने की वेज। राइट। तो फिर भी वो मुझे दे रहे हैं, ज़रा वेज लिखते हैं हर माह कैलकुलेट करके देते हैं ना। ठीक। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज में इसमें, मेरे इस साल भी 23-24 हज़ार के दरमियान 25 के दरमियान बनेगी इंशाल्लाह P60 ना, मेरा काम ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, कोई मसला हो तो मैं ज़रा स्टॉप करा सकता हूँ या रहने दूँ, क्योंकि मेरी वेज तो ऑलरेडी पूरी है, फिर भी वो दे रहे हैं मुझे हर माह। दिसंबर में मेरा स्टार्ट हुआ, अक्टूबर में मेरा बेबी हुआ था, मैंने अप्लाई किया, अभी 4-5 महीने हुए हैं। मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज क्योंकि मैं मिसिज का 5 साल मैं ज़रा वो इंडेफिनिट कराना चाहता हूँ, मेरा जॉब मेरे पास है जो इस लिहाज से।
तो कोई मसला तो नहीं बन सकता अगर वो मुझे फिर भी दे रहे हैं, मेरी वेज है, जब भी अप्लाई करूँगा? प्लीज़ इस बारे में थोड़ी सी रहनुमाई करें। थैंक यू। मेरे भाई, मैंने पहले भी बोला कि दो डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं। बाय बुक तो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने कह रहे हो कि आपने वीज़ा अप्लाई किया था, आपने स्पॉन्सर लेटर बनाया था कि मैं इस पोजीशन में हूँ कि आई कैन मेंटेन माई सेल्फ, माई वाइफ एंड फैमिली विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड। अब एक्सटेंशन करने जाओगे फिर भी ये कह रहे हो। मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ हूँ कि अगर आपकी 2000 सैलरी आ रही है तो फिर आपको वो बेनिफिट क्यों दे रहे हैं एक बच्चे की बेस के ऊपर। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, ये बाय बुक है। बाय प्रैक्टिस क्या होता है कि नॉर्मली हम वाले कहते हैं कि ठीक है इसकी इनकम कम थी, आपने हम काउंसिल को बता दिया कि मेरी इनकम इतनी है, उसके बावजूद अगर आपको बेनिफिट मिल रहे हैं तो वो शायद सम टाइम वो इग्नोर कर जाते हैं। चाइल्ड बेनिफिट लेना कोई इशू नहीं, लेकिन चाइल्ड बेनिफिट के अलावा अगर आप कोई हाउसिंग ले रहे हो या आप लो इनकम ले रहे हो तो उसमें कोई इफ़ेक्ट हो सकता है। अब दो चीज़ें हैं, एज ए सोलिसिटर या एज ए लेमैन मैं ये बता सकता हूँ कि आपको सेफ प्ले करना चाहिए, कि आप कोशिश करें कि अगर सपोज़ करें पहले लिए भी हैं तो आज बंद करवा दें तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि कुछ लोग फिर गिला करेंगे भी वकील साहब को पता नहीं था, ये बताया नहीं, ऐसे उस बंदे ने अप्लाई किया था मिल गया वीज़ा, इसने किया था। देखिए एग्जांपल्स बहुत सारी हमारे पास हो सकती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि 90% चांस है कि शायद कोई इफेक्ट नहीं होएगा, बट जब आपकी एप्लीकेशन होनी है तो वहाँ पे लिखा जाना कि येस यू आर क्लेमिंग द बेनिफिट, आप उस पर नो नहीं कर सकते। जब वो करते हो तो फिर केस का क्या देखता है, ये एक डिफरेंट ओपिनियन। अगर मुझे आप रहनुमाई मांगते हो तो मेरी सजेशन ये होगी कि प्लीज़ काउंसिल को बताएं कि मेरी सफिशेंट इनकम है, ये मेरी इनकम है, और सेकेंडली मेरी वाइफ के पास स्पाउस वीज़ा है। ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ हर स्टेटस इन द यूके, द कंडीशन ऑफ द स्टेटस इन द यूके, आई एम नॉट entitled, या माई वाइफ इज़ नॉट entitled to claim any benefit regardless one of the either you or your wife is one is a British national and one is spouse visa। उन्हें बोलो कि हमारे क्योंकि कंडीशन ये है कि हम क्लेम नहीं कर सकते, लिहाजा हम नहीं लेना चाह रहे। कोई ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास क्लेम बनता है तो लेना भी है, आप बता सकते हो क्योंकि ड्यू टू द इमिग्रेशन रीजंस हम इस किसी किस्म का बेनिफिट नहीं लेना चाह रहे। अगर आप 2-2.5 साल नहीं लोगे तो मेरे ख्याल कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। अगर आपकी इनकम 18,000 या 2,000 है तो 1800 या 2,000 पाउंड है तो मेरे ख्याल में आपको तो लेट से 700-800 पाउंड मिलता होगा। तो इसलिए कोशिश करो कि अगर अवॉइड कर सकते हो। बट अगर आप कहते हो कि नहीं यार मैं वो छोड़ नहीं सकता, मेरा गुजारा नहीं होएगा, देन आई एम द अनफॉर्चुनेट स्पीचलेस। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर मैं 10 ईयर की रूट के ऊपर हूँ, तो सेकंड मैंने अप्लाई किया, अभी तक मिला नहीं है। तो पता ये कि असल में जो मेरी बेटी है इधर पैदा हुई थी तो उसको 7 ईयर पूरे होने वाले हैं तकरीबन 1 महीने के बाद, 10 साल। तो मैंने बच्ची का नाम भी चेंज करवाना है, तो उस चेंज करवाने के बाद फिर मैं उसका ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इस बारे में कुछ थोड़ी सी एडवाइस दे देती है। पहले मुझे बताएं कि आप किस बेस पे हैं यहाँ पे आप? 10 ईयर से हम तकरीबन 10 ईयर इधर ही हो गए हैं। तो सेकंड टाइम अभी हमने अप्लाई की है। ठीक। जो नाम वाला है ये मेक श्योर करना कि अगर आपने इस सिचुएशन में नाम चेंज करते हो तो आप पे वो कंडीशन लगाएंगे कि यू नीड टू, आपने सबसे पहले यू नीड टू चेंज अपनी नेशनल आईडी कार्ड चेंज करना होगा, या अपने जिस कंट्री की नेशनलिटी की आपकी उसका पासपोर्ट चेंज करना होगा। देन यू कैन चेंज द ब्रिटिश पासपोर्ट, नाम आपका चेंज होएगा इस पोजीशन में। और मैं नहीं समझता कि ये अगर आपने नाम चेंज करने की रीज़न बन गई है, अगर आज करना 4-6 माह बाद भी कर सकते हो। तो पहले अगर आपका एक स्मूथ आपका स्टेटस चल रहा है तो लेट मे द ब्रिटिश पासपोर्ट। अगर किसी बंदे के पास यहाँ ब्रिटिश पासपोर्ट हो तो वो चेंज करना चाहे तो कोई इशू नहीं, तभी कर सकते हो आप। तो अगर इस वक्त करोगे तो फिर रीजंस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जब आपके पास लेट से सेटल स्टेटस होता है तो तब करते हो तो मेरे ख्याल काफ़ी लेस पेपर वर्क होएगा इंस्टेड ऑफ एट दिस स्टेज। तो आइडियली देख लें, लेकिन अगर बहुत कोई मजबूरी नहीं है तो लेट कर लें, वो ज़्यादा ठीक होगा। इससे मैटर कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि आपका पहले नाम पासपोर्ट से पहले चेंज हुआ या बाद में हुआ। जब भी फ्यूचर में कोई एप्लीकेशन की जाएगी या उनका कुछ भी अप्लाई किया जाएगा तो उनके दोनों नाम पूछे जाएंगे कि डू यू हैव एनी अदर नेम्स, डिड यू चेंज योर नेम, तो उसमें जस्ट लिखना पड़ेगा। बाय बर्थ नेम क्या था वो लिखना पड़ेगा,
और उसके बाद अब क्या नाम है वो जो भी अडॉप्ट करोगे वो आएगा। तो ये रिगार्डलेस यू मे चेंज बिफोर द पासपोर्ट ऑफ द पासपोर्ट, ये दोनों सूरतों में शी नीड टू कैरी द बोथ नेम फॉर एनी फ्यूचर एप्लीकेशन। तो इसलिए आइडियली होगा कि लेट हर टू सेटल स्टेटस फर्स्ट, देन जो मर्जी कर लेना। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हाँ जी, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। मेरी मदर इन लॉ की हमने वीजा रखी थी, स्पॉन्सर वीजा 2 ईयर पहले, राइट। तो उनका है ना रिजेक्ट कर दिया और 10 ईयर का बैन लगा दिया, क्योंकि रीजन ये था कि है ना कुछ 2017 में वो आई थी वीजा, किसी मेरे फ्रेंड की वीजा पे आई थी, उन्होंने स्पॉन्सर किया था उनको, तो इसलिए इस बार रिजेक्ट किया कि तुमने पहले मेंशन नहीं किया कि तुम्हारे बच्चे वहाँ रहते हैं लंदन में, क्योंकि जब उन्होंने 2017 में रखा था ना तो उन्होंने मेंशन नहीं किया था कि हम यहाँ पे रहते हैं, Right. उनकी वीजा पे, उनकी स्पॉन्सर वीजा पे आई थी। तो अब उनका तो 10 ईयर का बैन लग गया, तो मुझे पूछना था कि अभी हम कैसे उनका फिर से वीजा अप्लाई कर सकते हैं। राइट। पहली बात तो ये कि 10 साल का बैन है, अच्छा होता कि जब उनको रिफ्यूज़ किया गया था कम से कम उसे चैलेंज करते आप। अगर वीज़ा ना भी मिलता तो कम से कम जो 10 साल का बैन था उसको कम से कम ब्रेक करते। बट राइट, अगर आप अब दोबारा अप्लाई करते हो तो पहले सबसे पहले मुझको या इमिग्रेशन ऑफिसर को आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि क्यों आपने हाइड किया था। अगर तो आपसे ओवरलुक हो गया कि आपके पास स्टेटस नहीं था या आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं थे, आपकी कज़न ने या आपकी फ्रेंड ने इसको स्पॉन्सर कर दिया और उसमें आपको ख्याल था कि सिर्फ स्पॉन्सर का नाम जाना है, फैमिली का नाम नहीं जाना था, कोई अगर आपके पास रीज़न्स है, कोई एक्सप्लेनेशन है तो जैस उसको बताएं। अगर आपकी एप्लीकेशन, आपकी अम्मी की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होएगी तो कम से कम वो 10 साल वाले बैन से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है और अनफॉर्चुनेटली आपने इंटेंशनली हाइड किया था तो फिर मैं समझता हूँ 10 साल वेट करें, और 2 साल हो गए हैं और 8 साल के बाद वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। ये पहले खुद अपने आप को क्लियर कर लें कि आपका स्टांस क्या है और आपके पास उस जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है या आपका जो स्टेटमेंट है, क्या उसकी आप एक रीज़नेबल रीज़न है या नहीं। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, मुझे लगता है कि शायद ये टीवी देखा जा रहा है, ये कॉल ड्रॉप हो जाएगी। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैंने आपसे सवाल पूछना था कि मैं ना यहाँ पे 10 ईयर स्पाउस वीज़े पे था, राइट। तो फिर मैंने इसको ना 2018 में ना 5 में कन्वर्ट करने ट्राई की, पर लैक ऑफ 18,600 वो रिफ्यूज़ कर दिया मुझे ना, राइट ऑफ अपील मिल गया। ठीक है, मैं राइट ऑफ अपील पे गया तो अभी मेरी 27 ऑफ जुलाई 2018 को मेरी हेयरिंग डेट थी। मैंने क्या किया गया, जो उसमें वर्डिंग लिखी SARU में कि 9 ऑफ जुलाई को मैंने डाली फ्रेश एप्लीकेशन और 19 ऑफ जुलाई को मैंने विड्रॉ कर ली। ठीक है, एंड 28 ऑफ अगस्त 2018 को मैंने मुझे वीज़ा ग्रांट कर दिया। ठीक है, अभी मेरे ना इसमें वहाँ में ना 21 ऑफ मई को मेरे 10 ईयर पूरे हो रहे हैं। मैंने पूछना था कि वो मेरा पीरियड लीगली काउंट हुआ या नहीं लीगली काउंट हुआ, क्योंकि मैंने पहले अपील विड्रॉ न्यू एप्लीकेशन डाली थी, फिर अपील विड्रॉ की, तो हेयरिंग डेट थी 27 ऑफ जुलाई। और आपने विदिन हाउ लॉन्ग यू मेड द फ्रेश एप्लीकेशन? ओके, सॉरी, आपने कितने दिनों के अंदर अंदर नई एप्लीकेशन डाल दी थी मेरे भाई? वजन क्योंकि मेरी 27 ऑफ जुलाई को थी ना मेरी हेयरिंग डेट, तो मैंने 9 ऑफ जुलाई को नहीं फ्रेश एप्लीकेशन डाली और 19 ऑफ जुलाई को विड्रॉ की। हाँ ठीक है, फिर तो अब लीगल हैं। देखिए, अगर आपकी एक पेंडिंग एप्लीकेशन के अंदर नई एप्लीकेशन कर दें और उसको वेरिएशन कर लें तो फिर तो आप लीगल कंसिडर होंगे, क्योंकि आपने पहले 9 को नई एप्लीकेशन की है, उस वक्त आपकी अपील पेंडिंग पड़ी थी और उसके बाद आपने अपील विड्रॉ की है, तो यस जो आपका 10 साल का 3C है वो लाइव होगी। 3C उस वक्त ब्रेक होती है 2 सूरतों में। एक, आप अपने अपील में गए, अपील रिफ्यूज़ हो गई और उसके बाद आपको GR में जाना पड़ जाता है, या अगर आपको एडमिन व्यू मिला था और एडमिन व्यू रिफ्यूज़ हो जाए और उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम आती है। लिहाजा आपकी एप्लीकेशन अपील पेंडिंग थी, आपके पास लीगल स्टेटस था और उससे पहले हेयरिंग से डिसीजन आने से पहले आपने नई एप्लीकेशन कर दी और उसको विड्रॉ कर लिया। यस, आप 10 साल की बेस पे एप्लीकेशन कर सकते हैं।
मेरा कॉल शायद बंद कर दी। मेरे भाई आप क्वालिफाइड करते हैं, जो आपने मुझे बताया इस तरीके से मुझे लगता है कि यस आप क्वालिफाइड करते हैं। बट फिर भी अच्छी बात है कि आप तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके किसी वकील के पास चले जाएं, ताकि क्योंकि आप एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो समथिंग अबाउट 2400 पाउंड है। आप इंडेफिनेट की एप्लीकेशन काफ़ी पैसे पे कर रहे हो, ताकि किसी किस्म का आपको फाइनेंशियल लॉस ना हो। वो डॉक्यूमेंट्स देखते हुए एप्लीकेशन करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैंने सिर्फ पूछना था कि अगर कोई स्टूडेंट वीज़े पे यहाँ पे आया हो आज से तकरीबन 8-9-10 साल पहले और एक्सटेंशन ना करवाई हो, बेसिकली वीज़ा उनका ख़त्म हो गया और एक्सटेंशन ना करवाई हो, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर है? क्या मतलब वो बेसिकली बिना वीज़े के रह रहे हैं यहाँ पे, तो उनका क्या हो सकता है? ठीक, मेरी बहन थैंक यू, आपने बड़ा जनरल सा सवाल पूछा। 8-9-10 साल कोई स्पेसिफिक नहीं, लेकिन चलो अगर कोई बंदा यहाँ पे आया और उसके बाद इलीगल हो गया तो वो इलीगल कंसिडर होगा। उनके लिए लॉ ये कहता है कम से कम आप 20 साल यहाँ पे रहोगे तो आप फिर यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन कर सकते हो। जो लोग लीगल यूके में रहते हैं वो 10 ईयर्स लॉन्ग रेजिडेंस पे जाते हैं, और अगर किसी बंदे के पास लीगल था फिर ब्रेक आ गई और उसके बाद उसने अपने आप को रेगुलेट नहीं किया, तो इलीगल के लिए 20 ईयर्स लॉन्ग टाइम कम से कम है कि उसके बाद अप्लाई किया जा सकता है। अगर वो समझता है कि कोई ऐसी बात है कि उसके वापस जाना उसकी लाइफ को ख़तरा है, तो उसके पास राइट है कि वो असाइलम क्लेम कर सकता है। अगर वो ये कहता है कि मैंने यहाँ पे रहते हुए कोई मेरा रिलेशनशिप है तो अंडर द ह्यूमन एप्लीकेशन कर सकता है। अगर वो कहता है कि नहीं जी ना मुझे ख़तरा है ना मेरा रिलेशनशिप है और मैंने कुछ नहीं करना, क्या मैं 9-10 साल 11 साल की बेस पे अप्लाई कर सकता हूँ, तो यस ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डाल दे। क्या उसके पास फंड्स उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या कौन सा उसका क्लेम है, आइडियली उसे चाहिए कि किसी वकील को जाके मिले, डिस्कस करे ताकि कोई बेहतर एडवाइस उसको मिल सके, और वो बेहतर होगा। क्योंकि रीज़न ये है कि जनरल सा सवाल आपका कि 8-9-10 साल से रह रहा है और क्यों वापस नहीं जाना चाह रहा। सबसे पहला सवाल है कि वापस क्यों नहीं जाना चाह रहा, और सेकंड ये है कि यहाँ पे रहते हुए उसने इस सोसाइटी में कल्चर में इंटीग्रेट होने के लिए क्या कोई वॉलंटियर काम किया, क्या उसने यहाँ पे कुछ अचीव किया, कुछ एजुकेशन यहाँ से ली, या उस एजुकेशन का यूके को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं। इसको उसके बाद कोई एडवाइस के लिए आई थिंक स्लोगन निकाला जा सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैंने जी अपनी फैमिली का इंडेफिनेट अप्लाई किया था 5 ईयर रूट पे। 9th ऑफ फरवरी को अप्लाई किया था और 30th ऑफ मार्च को उनका बायोमेट्रिक हुआ है। मेरे 3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो ये है कि जी मेरे बच्चे जो उनसे हैं वो ओवर 18 है, लेकिन जब पहला वीजा उन पर लगा था तब वो अंडर 18 थे। और अब मेरी मिसेज और मेरा बेटा और हम एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अब कोई एक्नॉलेजमेंट लेटर नहीं है। और मेरी कंपनी जो उनसे हमारी वो पूछ रही है कि आपके पास कोई लेटर हो कि जिससे शो हो कि आप काम की आपको इजाजत है। थर्ड सवाल क्या आपका? जी, और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जी बेटी मेरी ने अभी अप्लाई करना है स्टूडेंट फाइनेंस के लिए, तो जी बोले सवाल क्या पर? आई थिंक उनकी कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन जो 2 सवाल समझ आए हैं। पहली बात यह है कि क्योंकि आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कोई क्रिमिनल लेटर नहीं आता, आपने जो फ़ीस सबमिट की है पे की है वो साल लगा दें, या जो बायोमेट्रिक दे के आए थे वो सफिशेंट प्रूफ है कि आपकी एप्लीकेशन हो गई और वो उसको दिया जाएगा। टाइम 6 माह लग रहे हैं, आपने फरवरी में मार्च में अप्लाई किया, 6 से 7 माह लग रहे हैं। उनको बोलो कि ये हमने अप्लाई कर दिया है। एम्प्लॉयर के पास राइट है कि उसको कहते हैं एक्सटर्नल एम्प्लॉयर चेकिंग सिस्टम। एम्प्लॉयर ख़ुद होम ऑफिस को ईमेल करके आपके बिहाफ पे पूछ सकता है कि क्या इनका स्टेटस क्या है, क्या इनको काम करने की इजाज़त है, तो वो ख़ुद ही उसको 24 आवर्स के अंदर ईमेल आ जाएगी, लिहाजा उसको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, आपने बेटी के फाइनेंस की बात कर रहे हैं। अगेन 3 माह हो गए, 3 माह रह गए। अगर आपके पास यहाँ पे स्टेटस होगा तो फिर वो फाइनेंस वाले बात सुनते हैं, अगर नहीं होएगा तो शायद यूनिवर्सिटी फाइनेंस या स्टूडेंट लोन है वो आपको उस पर कंडीशन लगा सकते हैं। अब सब्जेक्ट टू
वीज़ा है, वीज़ा मिलेगा तो शायद आपको फाइनेंस वाले इंटरटेन करेंगे। अल्लाह ना करे कि लेट हो, अगर लेट होता है तो फिर आप उसको 1 ईयर्स ब्रेक करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको स्टेटस मिल जाता है तो यस आपके पास राइट है कि वो दिखाएं ताकि आपको स्टूडेंट लोन मिल जाए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन जिन्होंने हमें कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया। नेक्स्ट ट्यूसडे सेम टाइम मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त।